वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का बेसिक मीनिंग होता है ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल। तो ग्लोबल वर्ड से आया ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि बहुत सारे कंट्रीज आपस में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब जुड़ रहे हैं या आपस में अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। आप बेसिक मतलब आप एक छोटा सेंस में मतलब समझिए, जब मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी मे बी आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हुआ इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली किसी भी सेंस में हो सकता है, जैसे सोशल ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। मतलब आप किसी और कंट्री के साथ जो है कनेक्ट हुए तो आपने उन लोगों की कुछ चीजें सीखी होंगी, सोसाइटी की आपने अपनी कुछ चीजें उन्हें सिखाई होगी, तो ये सोशल ग्लोबलाइजेशन मतलब आपने अपने चीजों को एक्सचेंज किया, आप दो कंट्रीज इंटीग्रेट हुए। बट हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम इसको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की सेंस में पढ़ेंगे। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो पूरी ट्रेड, मनी, इन सब चीजों की बात होती है। यहाँ हम पढ़ेंगे कि हम कैसे दूसरे कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड जो है वो लिंक करते हैं या फिर क्या चेंजेस टाइम के साथ उसमें आया है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन से पहले क्या था हमारी कंट्री में या फिर बाहर क्या हो रहा था। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं ब्रिटिशर्स का, तो ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को जो है अपना कॉलोनी बना लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उनके यहाँ जा रहा है और उनके यहाँ से जो फाइनल गुड है, जो सामान बेचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए हमारे यहाँ से आटा जा रहा है या मे बी गेहूं जा रहा हो, है ना, और उनके यहाँ से क्या आ रहा है, पूरा पैक्ड बिस्किट आ रहा है। यही हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन फिर क्या हुआ, जब टाइम के साथ चेंजेस आए, लोगों ने जो है पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। लोगों को पता चला कि वर्ल्ड में और कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें अच्छी मिल सकती है और कौन सी चीज कहाँ ज्यादा सस्ती मिलती है, किस जगह की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। तो जब लोगों ने इतना जो है चीजों को समझना शुरू कर दिया तो ये धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ लोग मूव करने लग गए। अब क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज जो चेंज की ग्लोबलाइजेशन ने वो थी प्रोडक्शन प्रोसेस एंड द सेकेंड थिंग इज द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है सामान बनाना, आप कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो किसी चीज को। तो उसमें रोल सबसे ज्यादा रोल बढ़ गया था एमएनसीज का। एमएनसीज होती है मल्टीनेशनल कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो अपने ऑफिसेस या अपने ऑर्गेनाइजेशंस को एक से ज्यादा कंट्री में खोल रखा हो, जिन्हें उन्हें बोलते हैं मल्टीनेशनल। मल्टी मतलब एक से ज्यादा और नेशंस मतलब कंट्रीज। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल आ गया। इन लोगों का क्या था कि ये लोग हर जगह वर्ल्ड में अपने आप को जो है पहले स्टडीज करते थे कि कहाँ पे इनको कोई चीज सस्ती मिल सकती है, कहाँ की क्वालिटी बेटर है। ये सब चीजें सर्च करने के बाद ये लोग अलग अलग कंट्रीज में अपनी जो है प्रोडक्शन यूनिट्स को सेट करते थे और एक जगह कुछ काम कर रहे हैं, एक जगह कुछ काम कर रहे हैं। कोई भी प्रोडक्शन जो है वो एक कंट्री में नहीं हो रहा है। मैं आपको इस एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे मुझे एक लैपटॉप बनाना है, क्योंकि अब मतलब ज्यादा जरूरत इन्हीं चीजों की है और ग्लोबलाइजेशन जो है वो टेक्निकल फील्ड में ज्यादा हम देखते हैं, इसलिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ लैपटॉप का। तो लैपटॉप में क्या है, आपको लैपटॉप बनाना है, आपको पता है कि आप भी लैपटॉप बना सकते हो, वो कंट्री भी लैपटॉप बना सकती है, लेकिन इनका मेजर मोटिव क्या है, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट मतलब ये चाहते हैं कि हम अपनी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट कम करें और हमको प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इस प्रिंसिपल को सक्सेसफुल करने के लिए ये जो है इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतनी रिसर्चेस कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी जो जैसे लैपटॉप बनाने के लिए मैं बता रही थी, लैपटॉप का इनको जो है मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो वो फॉर एग्जांपल चाइना में हर चीज का रॉ मटेरियल, जो हम चाहे मेडिसिन की बात करें या फिर कोई जो हमको टेक्निकल चीज या फोन्स या लैपटॉप बनाने हैं, तो चाइना के पास में बैटरीज जो लिथियम वाली है वो काफी इजीली, मतलब वो लोगों के पास काफी अच्छा स्टोरेज है उसका। तो वहां से हमने रॉ मटेरियल ले लिया। अब इन लोगों ने क्या किया होगा, मल्टीनेशनल कंपनी ने अपनी एक यूनिट सेट की होगी वहां चाइना में, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वहां उनको रॉ मटेरियल मिल गया,
सेकेंड थिंग कि वहां उनको चीप लेबर मिल गई। अगर लेबर चीप होगी तो उनको सैलरीज कम देनी पड़ेंगी, और सैलरीज कम देनी पड़ेंगी तो कंपनी का खर्चा कम होगा, कंपनी का खर्चा कम होगा तो उससे इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने मनी लगाया था वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। फिर उन्होंने वहां से अपना प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो तैयार किया, और उसको अच्छी आईटी की जो कम्युनिकेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए उन्होंने और वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया। फॉर एग्जाम्पल उनको इंडिया में काफी अच्छे इंजीनियर्स मिल गए, तो वो अब उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? इंडिया में। इंडिया में इंजीनियर्स अपनी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और उस प्रोडक्ट को जो है बनाने में मदद करेंगे। अब उसका प्रोडक्शन सेकंड कहाँ हुआ? इंडिया में। थर्डली वो कहाँ मूव करे? फॉर एग्जाम्पल वो मेक्सिको या यूएस चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है टेक्निकल चीजों की जो इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज है उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने मैक्सिको में अपना ये फाइनल प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। मान लो कि ये बॉडी जो बाहर बनी होगी लैपटॉप की वो फाइनली मैक्सिको में बन गई। अब मैक्सिको से क्योंकि मार्केट पास है तो इन लोगों को सामान बेचने में आसानी होगी, क्योंकि मार्केट अवेलेबल भी है। अब यहाँ तो नहीं ना हर एक फैमिली के पास लैपटॉप होता है। इंडिया में जो मार्केट है वो एज कम्पेयर टू यूएस या और कोई यूरोपियन कंट्री वहां के कंपैरिजन में तो कम है ना। इंडिया में मार्केट इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज का, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग है, जो एशिया वाली, वो लोग ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो वहां डिमांड ज्यादा है। सेकेंड थिंग, ये लोग क्या कर रहे थे, जब ये अलग अलग कंट्रीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अलग अलग कंट्रीज में जो है सर्विसेज के हिसाब से ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स को सेट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन यूनिट को सेट करने के लिए आपको वहां की जमीन खरीदनी होती है, या मे बी आप जो वहां की लेबर को प्राइस दे रहे हो, जो वेजेस दे रहे हो वो देना पड़ता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर आपने कुछ अपनी यूनिट के लिए बनाया होगा वो बनाना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को सेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट उसने किया होगा। तो जो इन्वेस्टमेंट उसने किया उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो हमारे लिए फॉरेन है, वो जिस कंट्री में अपनी यूनिट को सेट की है वो हमारे लिए तो फॉरेन कंपनी है ना, तो हम उस इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं। और जिस कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर मैं मानूं कि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, तो धीरे धीरे हमारे पास जो है वो फॉरेन करेंसी का स्टोरेज भी बढ़ता चला जाता है और हमारी कंट्री डेवलपमेंट की साइड बढ़ रही है। क्योंकि अभी हमारा जो करेंसी का वैल्यू है वो यूरोपियन कंट्री या डॉलर के कंपैरिजन में कम है ना, तो अगर ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में होगा, हमारे पास अच्छा खासा स्टोरेज हो जाएगा फॉरेन करेंसी का, और धीरे धीरे ये जो हमारी जीडीपी को एनरिच करने में मदद करते हैं, जीडीपी को बढ़ाने में मदद करते हैं। सेकेंड थिंग, एमएनसीज में क्या चेंज हुई, आप ध्यान रखिएगा कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या चेंजेस हुए वो पढ़ रहे हैं, कि मल्टीनेशनल कंपनीज कैसे आई, पहले हमने ये समझा। मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या वर्क किया, वो कैसे वर्क करती है वो समझा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसके बाद हम समझेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज का हमारी कंट्री में आने के बाद लोकल कंपनीज के साथ कैसा इंटरेक्शन करती है वो। आपको पता है कि अगर आप 5 लोग घर में रहते हैं और कोई फॉरेन जो है, फॉरेनर इन द सेंस कि आपके परिवार से दूसरा आदमी आपके घर में कोई आ जाता है, तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, आप उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ऐसे इन कंपनीज के साथ होता है। जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है मल्टीनेशनल कंपनीज का, इवन ऐसा बोला जाता है कि मल्टीनेशनल कंपनी डेवलपिंग कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा अपने पास जो है रखती है, बहुत रिच होती है ये। तो ये लोग जब हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो लोकल कंपनीज के साथ में ये कोलैबोरेशंस करते हैं, लोकल कंपनीज का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करते हैं अपनी सर्विसेज को जो है, अपनी सर्विसेज को लेने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो जब इन्होंने इनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया होगा तो जाहिर सी बात है कि लोकल कंपनीज का तो बहुत बैकवर्ड होगा, हम लोग के पास टेक्नोलॉजी बैकवर्ड होगी, हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हिसाब से नहीं बनाया होगा, या मशीन्स भी हम लोग के पास मे भी इतनी ना हो। तो कई बार ये लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोकल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देती है। तो जब ये हमारी कंट्रीज के अंदर आती हैं तो लोकल कंपनीज जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनके कंपैरिजन में खराब है, ये इनकी नीड्स को तो फुलफिल नहीं कर सकती ना अपने बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो ये क्या करती है कि ये क्या करती हैं अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कि इनके पास और ज्यादा
जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, इनकी और ज्यादा मशीनरीज को बढ़ा देती हैं, और इससे इनको क्या फायदा हो रहा है, इनके पास क्योंकि पैसा नहीं है इतनी मशीन्स खरीदने के लिए, तो इनको अच्छी मशीन्स मिल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, और इनका क्या फायदा हो रहा है, इनका फायदा हो रहा है कि इनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। जो पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसी में थोड़ा बहुत इन्होंने इन्वेस्ट किया और अपनी जो है नीड्स को पूरा कर लिया, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इन्होंने कंप्लीट कर लिया। एक और इनको जो मेजर फायदा होता है वो होता है जो नई टेक्नोलॉजी है, ये इनको सीखने को मिलती है, क्योंकि ये कंपनीज जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज से आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों आ रही है डेवलपिंग कंट्रीज में? क्योंकि इनको चीप लेबर मिल रही है, चीप रॉ मटेरियल मिल रहा है। तो ये जब हमारी कंट्री में आई तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन के कुछ अच्छे स्किल्स को लेकर आती है। तो ये कंपनीज क्या करती है, इनसे आईटी को सीखती है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सीखती हैं। इनके जो इंजीनियर्स इनके साथ काम कर रहे हैं वो इनको ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी से इनका इंटरेक्शन बढ़ा। दूसरा क्या फायदा हुआ था इनको फायदा हुआ था इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि लोकल कंपनीज हद से ज्यादा बैकवर्ड है या फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज अपना रोल बढ़ाने के लिए इन कंपनीज को खरीद लेती है कम्प्लीटली, और इनको बदले में जो है ये मनी देती है जितना भी इन लोगों ने मांगा होगा। और एक काम ये इनके लिए करती है ब्रांडिंग मतलब ब्रांड्स खरीदते ना आप लोग, एडिडास हो गया, रीबॉक हो गया, ये सब ब्रांड्स हैं, इनके कपड़े या शूज जो कि आप लोग खरीदते हैं। तो कई बार क्या होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे प्रोडक्शन करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, और वो अपना जो है प्रोडक्शन का फाइनल गुड्स एमएनसीज के पास भेजती है। एमएनसीज क्या कर रही है, इनको इनसे खरीद रही है और अपनी ब्रांडिंग दे रही है। मतलब अगर कपड़ा किसी स्मॉल स्केल में भी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी बना होगा, मैं मानती हूँ कि जैसे आजकल इंडिया में नई नई कंपनीज आ रही है। एक कंपनी आई है एडीबॉक, उसने क्या किया, एडिडास का फर्स्ट और रीबॉक का पीछे का जो दोनों को जोड़ दिया, एडीबॉक बना दिया, ठीक है। अभी एडीबॉक ने जो है प्रोडक्शन करा, अपना फाइनल गुड भेज दिया एमएनसी के पास, एडिडास के पास। ये क्या करेगी, एडिडास कंपनी ने इससे खरीदा माल, तो इसने नहीं बनाया था ना, इसने बनाया था, लेकिन ये इसके प्रोडक्ट के लिए ब्रांडिंग करेगी। इससे क्या होता है, क्योंकि ये सामान सस्ता था इसने इसकी ब्रांडिंग की, ये तो अपने हिसाब से रेट डिसाइड करेंगे, जैसा इनका सामान पहला बिक रहा था वैसा ही अब इसको भी बेचेंगे, तो इनको जो है प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगेन ये लोग किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे थे, कॉस्ट एंड बेनिफिट। क्योंकि ये कॉस्ट एंड बेनिफिट पे काम कर रहे हैं इसीलिए ये जो है इन तीनों के साथ इस तरह का इंटरेक्शन करते हैं। आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या चेंज हुई, फॉरेन ट्रेड को समझने से पहले मैं बता दूं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट होता है जो सामान हम दूसरी कंट्री को भेजते हैं, और इम्पोर्ट होता है जो हम दूसरी कंट्री से खरीदते हैं। अगर आपको याद नहीं होती है या ये चीज कंफ्यूज करती है तो आप इससे याद रख सकते हैं। एक्स कौन होता है, जो आपकी जिंदगी से जा चुका है, मतलब जो आपने अपने देश से भेज दिया वो है एक्स, और जो आप मंगा रहे हो वो अपोजिट बन जाएगा इम्पोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसेस है अभी ग्लोबलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे से चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि जब हम दूसरे कंट्रीज का सामान अपनी कंट्रीज में मंगाते हैं तो मे बी उनकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, या फिर वो दूसरे जगह के सामान हमारी कंट्रीज की कंपनीज के सामान के कंपैरिजन में सस्ते हो सकते हैं। तो हमारे लोगों को इससे क्या फायदा या नुकसान होता है, फायदा तो ये होता है कि जो लोग अर्बन कंट्रीज में रिच क्लास के हैं उनको हाई क्वालिटी का सामान मिल जाता है, उनको जो है फॉरेन कंट्रीज का सामान यूज करने के लिए मिल जाता है। और नुकसान ये होता है कि हमारी जो लोकल कंपनीज हैं वो इनके साथ compete नहीं कर पाती, और एट द एंड उनको बंद होना पड़ता है। क्यों नहीं compete कर पाती है, क्योंकि एमएनसीज का सामान इनके कंपैरिजन में कई बार सस्ता हो जाता है, मशीन से बना रहे हैं इस वजह से। और कई बार क्या होता है, इनकी क्वालिटी इनसे मैच नहीं करती है, ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं, इसीलिए भी लोग जो है लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना प्रेफर नहीं करते। तो दो तरह से ये जो है इफेक्ट कर रहा है, एक तरह से मतलब हमारे लिए गंदा भी है और एक तरह से अच्छा भी है। बेसिकली
प्रोडक्शन प्रोसेस के चेंज होने से और फॉरेन ट्रेड के चेंज होने से क्या हुआ, एट द एंड हमने ये सीखा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो एक तो पूरी कंट्रीज, जो बाहर की कंट्रीज है, सबके साथ लिंक हो चुका है। तो इंटरलिंकिंग हो चुकी है, किस किस की कंट्रीज की किस वे में इंटरलिंकिंग हुई है, प्रोडक्शन प्रोसेस के या प्रोडक्शन के पूरे सिस्टम में। प्रोडक्शन के साथ आप मार्केट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे मार्केट के बारे में भी पढ़ रहे थे। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन क्योंकि वर्ल्ड को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट कर रहा है, तो कनेक्ट करते टाइम कुछ चीजों का मूवमेंट हुआ होगा ना, तो उन चीजों को आपकी बुक में बताया है। मूवमेंट हुआ है 5 चीजों का। क्या क्या है वो? गुड्स मतलब वो सामान जो हम बना रहे हैं, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, या फिर कोई बिस्किट, नमकीन, पेप्सी, जो भी चीज हम लोग बना रहे हैं वो होती है गुड्स। और सर्विसेज का मूवमेंट होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक जगह पे लैपटॉप की सर्विस, एक जगह पे लैपटॉप का रॉ मटेरियल खरीदा और दूसरी जगह जो है आईटी सेक्टर की जरूरत पड़ी, तो आईटी सेक्टर जो है जहाँ पे हम अपने टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमारी इफिशियंसी है, ये हमें नेचर ने नहीं दिया है, ये हम अपनी सर्विस दूसरे को दे रहे हैं, हमारे पास जो इफिशियंसी है उसका इस्तेमाल करें, तो ये हो गई सर्विसेज का मूवमेंट। थर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमने अभी पढ़ा था, मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं दूसरे कंट्रीज में, तो मूवमेंट हुआ ना, एक कंट्री में की फिर दूसरी कंट्री में की। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। और पीपल, लोग क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? जब प्रोडक्शन प्रोसेस मूवमेंट करेगा तो साथ साथ लेबर मूव करेगी इन द सर्च ऑफ जॉब्स। उन लेबर्स को एजुकेशन की भी जरूरत होगी, क्योंकि स्किल्ड काम है। अगर आप सर्विस किसी को देना चाहते हो, आप इंजीनियर हो, तो इंजीनियर के लिए बीटेक भी तो करना पड़ेगा ना। तो अच्छी जगह जाने के लिए लोग जो है एजुकेशन के लिए मूवमेंट करते हैं, या फिर अपनी जॉब्स के लिए। किन किन 2 चीजों के लिए मूवमेंट कर रहे हैं? एक तो जॉब्स के लिए और दूसरा कर रहे हैं एजुकेशन के लिए। ठीक है, ऐसी क्या चीज हमें जरूरत पड़ी जो वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन आ गया? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी। मैंने आपको बताया कि जब लोग धीरे धीरे जो है चीजों को समझने लगे, चीजों को सीखने लगे, तब ग्लोबलाइजेशन आया। तो फर्स्ट चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जब हम पहले हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम शिप्स का इस्तेमाल करते थे, है ना, आपको पता है। अंग्रेज हमारे यहाँ पे आए थे, शिप्स से ही आए थे। लेकिन अगर आज आपको इंग्लैंड जाना है, आज आपको ब्रिटेन जाना है, तो आपके पास फैसिलिटी है फ्लाइट्स की, ऑब्वियसली। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। लोग अपना टाइम इतना शिप्स में नहीं गंवाना चाहते हैं, तो वो लोग फ्लाइट प्रेफर करते हैं। टेक्नोलॉजी का जो है, अब हम सामान को जल्दी भेज सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे एक लेटर इंग्लैंड भेजना है, या मैं अपने किसी फ्रेंड के लिए कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो मैं क्या उसको 3 महीने में जो शिप पहुंचेगी उसमें रखूंगी, या जो फ्लाइट कल पहुंच जाएगी उसमें रखूंगी? ऑब्वियसली फ्लाइट में रखूंगी। तो जब मैं फ्लाइट का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो मुझे ये पता है कि अब गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जल्दी ट्रांसफर हो सकते हैं। मतलब अब डिलीवरी फास्ट हो चुकी है। डिलीवरी फास्ट क्यों हुई? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चेंज हो गया टेक्नोलॉजी की वजह से। टेक्नोलॉजी जो है एडवांसमेंट होती चली गई टेक्नोलॉजी में, उसने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फास्टर बना दिया। फास्टर बनाने से डिलीवरी ज्यादा जल्दी होने लग गई। तो लोग जो है अब सोचते हैं कि अगर हमें सामान मिल रहा है आसानी से, तो क्यों ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके जरूरत का सामान खरीदा जाए। उसके बाद दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अब जब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ होगा, अब लैपटॉप और फोन्स तो पहले नहीं थे ना, अभी आए हैं। तो क्यों आए हैं? क्योंकि अब लोगों को लैपटॉप्स और फोन्स बनाने आ गए, इसलिए आ गए। तो जब ये डेवलपमेंट हुआ तो लोगों ने समझा कि कहाँ पे आईटी सेक्टर मिल रहा है, कहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है। अगर चाइना के पास रॉ मटेरियल है और वहां इंजीनियर नहीं है, तो क्या आप रॉ मटेरियल से अपने फोन को बना सकते हो बिना इंजीनियर के? नहीं बना सकते। इसीलिए जो आईटी सेक्टर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ग्लोबलाइजेशन में। देखिए, रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से है, बट हमें उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है। वो कब आया? जब आईटी सेक्टर और कम्युनिकेशन डेवलप हुआ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हमारे पास इतना पानी है अर्थ के ऊपर, बेसिकली पीने के लिए इतना नहीं है, लेकिन अर्थ जो है 70% पानी
अर्थ पे है, आप ब्लू प्लैनेट के नाम से अर्थ को जानते हो, लेकिन अभी भी हमारे पास इतनी इफिशिएंट टेक्नोलॉजीज नहीं है कि हम उस रॉ रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। अभी आगे आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होगा तो लोग बेसिकली सीख जाएंगे इन चीजों को। उसके बाद है सेकेंड, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है रिमूविंग बैरियर्स। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कंट्रीज में चीजों को आसान कर देना, लिबरलाइज कर देना। आसान कैसे होगी? अभी क्योंकि हम ट्रेड के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं तो हम ट्रेड को ही आसान बनाएंगे। कैसे? हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में टैक्सेस को हटा दिया। क्यों हटाया हमने टैक्सेस को? कि जब हम अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे थे तो क्या हो रहा था कि हमने उसके ऊपर कुछ टैक्स ड्यूटीज लगाई थी, या हमारी कंट्री में कोई सामान आ रहा था तो उसके ऊपर हमने टैक्स लगाया था। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई बिस्किट 5 रुपीज का बनता है इन यूएस और मैं उसे अपनी कंट्री में इंपोर्ट कराना चाहती हूँ और मैंने इसके ऊपर टैक्स लगा दिया 5 रुपए का, तो अब ये बिस्किट कितने का हो गया? 10 रुपए का। क्या आपकी कंट्री में 5 रुपए का बिस्किट नहीं मिलता? अगर आपके पास 5 रुपए का बिस्किट अवेलेबल है तो आप 10 रुपए का बिस्किट क्यों खरीदेंगे? अगर आप ऑलरेडी 5 रुपए में अपनी जो है बिस्किट की भूख को मिटा सकते हैं तो फिर आपको 10 रुपए के बिस्किट की जरूरत नहीं है ना। तो टैक्सेस इतने ज्यादा हो रहे थे कि फॉरेन कंट्रीज के जो सामान है वो हमारी कंट्री से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो दूसरी कंट्रीज ने भी हमारे ऊपर इतना ही ज्यादा टैक्स लगा दिया। अब हमारा जो है जो सरप्लस सामान बना, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो सामान बच रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज में भी नहीं बिक पा रहा है क्योंकि टैक्सेस लगा दिया। तो एक कंडीशन ऐसी डेवलप हो गई इंडिया में, इतना रिस्ट्रिक्टेड मार्केट था कि इंडिया फाइनेंशियली वेरी मतलब एक बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन में चली गई। इसको फाइनेंशियल क्राइसिस बोलते हैं, मतलब पैसे की बहुत ज्यादा कमी आ जाना। इंडिया को कोई लोन भी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर लास्ट में क्या होता है कि इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करता है ठीक है हम इंडिया को लोन देंगे, लेकिन वो कुछ जो है कंडीशंस डिसाइड करते हैं कि आपको ये काम हमारे लिए करना होगा तभी हम आपको लोन लेंगे। तो तब 1991 में जो है इकोनॉमिक पॉलिसी आई। क्या होता है कि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमको लोन देने के लिए बोला तो उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? कि आपको अपना जो ट्रेड है उसके रिस्ट्रिक्शंस को हटाना पड़ेगा, जिससे बाहर की कंट्रीज का सामान आपकी कंट्रीज में आ सके और आपका सामान दूसरी कंट्रीज में जा सके। ये जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस को हटाया था, ये एक पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, जिसमें ये किया गया था। इस प्रोसेस को जो उन्होंने वो बैरियर्स जो हटाए, बैरियर्स मतलब बंदिशें, जो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। क्या रिस्ट्रिक्शंस हटाया? टैक्सेस। जो टैक्सेस को उन्होंने हटा दिया, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। क्योंकि हम लिबरल मतलब होता है किसी चीज को आसान कर देना, तो हमने जो है ट्रेड को आसान कर दिया टैक्सेस हटा के। ये जो प्रोसेस है इसने ग्लोबलाइजेशन को इतना ज्यादा सपोर्ट किया था, क्योंकि लिबरलाइजेशन की वजह से अब लगातार दूसरी कंट्रीज का सामान हमारी कंट्रीज में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जब सामान आ रहा है तो मतलब कि रॉ मटेरियल भी आ सकता है, मतलब हाफ गुड्स भी आ सकते हैं, हाफ जो मतलब आधे बने हुए गुड्स है वो भी आ सकते हैं। तो जब आधे बने हुए गुड्स आ रहे हैं तो हम उन्हें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फिर सर्विसेज देके वो फिर से आधे बने हुए गुड दूसरी जगह जा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है कि वो इंटरनेशनल लिबरलाइजेशन कर दे, मतलब किसी कंट्रीज में बैरियर्स हो ही ना, कोई कंट्री जो है टैक्सेस ना लगाए। अच्छा, बैरियर सिर्फ टैक्सेस नहीं होते हैं, बैरियर और भी चीजें हो सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बता दिया था। बैरियर्स ये भी हो सकता है कि हमारी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन था कि हम कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी ही खरीद सकते हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस थे हमारी कंट्री में? पहला रिस्ट्रिक्शन था टैक्स का, दूसरा रिस्ट्रिक्शन था क्वांटिटी का, और तीसरा रिस्ट्रिक्शन था कि हम बस इसेंशियल गुड्स जो मतलब बिल्कुल हमारे से जरूरत पूरी होगी ही नहीं,
उसी सामान को खरीद सकते हैं, बाकी हम बाहर से नहीं खरीद सकते। तो ये तीनों ही रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे जब आपका लिबरलाइजेशन प्रोसेस हुआ। तो अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इंडिया में लिबरलाइजेशन के प्रोसेस को ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को लिबरलाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि वो अपना मतलब काफी इंडिया जो है डेवलप कर पाया खुद को। अब WTO बोलता है कि इंटरनेशनल होना चाहिए लिबरलाइजेशन, हर कंट्री को अपना वो करना चाहिए, ट्रेड में जो है चीजों को हटाना चाहिए, बैरियर्स को, टैक्सेस कम करने चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। जब हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिबरलाइजेशन किया था तो उस टाइम पे भी और कंट्रीज ने हमारे जो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे थे उनको बिना टैक्सेस के अंदर घुसने ही नहीं दिया। तो ये तो एक अनफेयर जो है लिबरलाइजेशन हो गया ना। जब हम आपको कम टैक्स लगा रहे हैं, जब हम आपके सामान को सस्ता कंट्री में बिकने दे रहे हैं, तो फिर आप हमारे सामान को भी सेम आप इसी तरह से परमिशन दीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। दूसरी चीज क्या थी, एक डिबेट ये थी कि जैसे हमारी कंट्रीज में WTO ने ये बोल दिया कि अगर आपको लिबरलाइजेशन करना है तो आप जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में फार्मर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी बहुत बेकार कंडीशन में था, तो इंडिया ने ये चीज मान ली कि ठीक है हम अननेसेसरी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन यूएस में क्या हो रहा था, वो लोग अपने फार्मर्स को सपोर्ट भी कर रहे थे और जो प्रोडक्शन का सामान आ रहा था वो बहुत सस्ता था, तो लोग उसको ज्यादा खरीदते थे और इंडियन सामान को खरीद नहीं रहे थे। जब हम लोग अपनी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं ले सकते तो उनको भी अलाउड नहीं होना चाहिए सपोर्ट लेना। तो हर कंट्रीज ने इनकी जो वो थी बेसिकली जो इन्होंने कुछ कुछ दिया था, ऐसा रूल्स बनाए थे इन्होंने लिबरलाइजेशन के लिए, वो हर कंट्रीज ने माने नहीं। तो इस वजह से जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा अनफेयर हो गया था। अब इस ग्लोबलाइजेशन के कुछ इम्पैक्ट्स हुए थे हमारी कंट्री में या फिर दूसरी भी कंट्रीज में, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेनिफिट। जो अपर क्लास है, मतलब अपर क्लास होती है जो इकोनॉमिकली और सोशली स्ट्रांग है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, जिनकी सोसाइटी में अच्छी खासी पोजीशन है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है अपर क्लास। तो उन लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल थी, क्योंकि उन लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। वो लोग प्राइसेस से कंपेयर नहीं करते हैं, वो लोग क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा पैसा है तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनके पास जो है अच्छी क्वालिटी का सामान हो। तो उनके लिए ये काफी अच्छा, मतलब चॉइस उनके लिए जो है अच्छी हो गई थी। अब उनके पास चॉइस है, वो चाहे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं, चाहे तो फॉरेनर प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं। दूसरा था एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, क्योंकि एमएनसीज कंपनीज हमारे देश में आ रही हैं और वो जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जो है प्रोडक्शन यूनिट सेट कर रही है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स में लेबर भी चाहिए होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, वॉचमैन भी चाहिए, स्वीपर भी चाहिए, इंजीनियर्स भी चाहिए, हर एक मतलब पोजीशन का आदमी चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट काफी अच्छा मिल जाता है जब एमएनसीज आती है। तीसरी चीज न्यू टेक्नोलॉजीज, क्योंकि जब वो लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं तो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, तो हमारी कंट्रीज की जो कंपनीज है उनको नई टेक्नोलॉजी सीखने का एक मौका मिलता है। फोर्थ है न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। जो कंपनीज सर्विस प्रोवाइड करी, जैसे आईटी सेक्टर या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्किल्स को और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सके, अपनी इफिशियंसीज को बढ़ा सके। इम्पैक्ट सारे पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद भी अभी हमने जो है प्री एंड पेयर लिबरलाइजेशन वाला प्रॉब्लम पढ़ा था। प्रॉब्लम अभी भी है कि सभी देश या पूरा वर्ल्ड, इंडिया बेसिकली स्ट्रगल कर रहा है फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। इंडिया या फिर और कंट्रीज स्ट्रगल कर रही हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए। फेयर मतलब क्लीन, मतलब सबको एक ही जैसा रूल्स फॉलो करने चाहिए, सबके लिए सेम तरह का प्रोसीजर सेट होना चाहिए। अगर एक कंट्री को टैक्सेस के लिए हटाने के लिए बोला है तो दूसरी भी कंट्री अपने जो है टैक्सेस के लॉस को लिबरलाइज करे। कुछ भी वेरिएशंस नहीं होना चाहिए जिससे हर एक देश डेवलप हो पाए।
आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहना चाह रही थी कि अगर कोई वर्ड ऐसा है जो मैं डिफिकल्ट बोल देती हूँ, जो आपके लिए डिफिकल्ट है, तो प्लीज आप मुझसे या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या तो तुरंत गूगल कर लीजिए, क्योंकि मुझे सबका जो है कॉम्पिटेंस लेवल नहीं पता है, इसलिए कई बार फ्लुएंसी में ऐसा हो जाता है कुछ वर्ड्स मैं यूज कर लेती हूँ जो आपको ना भी पता है। Okay, thank you. Have a nice day.